हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, तो उसके बाद हम आपको बिल्कुल ज़ीरो से लेके टॉप तक तैयारी करेंगे। और इसी के रिगार्डिंग दोस्तों, अगर किसी की तैयारी नहीं है और कोई अगर तैयारी कर चुका है, दोनों लोगों को लेकर मेरी जो स्ट्रेटजी है अब उसी को फॉलो करते हुए चलिए। जैसे बहुत से लोगों के कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो मैं उसे यही कहता हूँ कि अब जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप चलते रहो। अगर आप तैयारी कर भी चुके हो तो भी, और अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हो तो भी, और भविष्य में जो वैकेंसी इससे रिलेटेड आएंगी उसको लेकर भी। तो मैं जो अभी तैयारी आपको बता रहा हूँ वो आपको लगभग इस एग्ज़ाम में भी और अदर एग्ज़ाम में भी बहुत यूज़फुल रहेगी। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको लास्ट स्ट्रेटजी, जो सबसे पहली स्ट्रेटजी डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना था। करंट अफेयर्स मैंने बताया था जनवरी 20 से लेके फरवरी 21 तक कवर करना है, जिसमें मैंने आपको पूरा PDF दे रखी है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ की आपको अलग से MCQ भी डाल रखी है। हिंदी इंग्लिश दोनों में PDFs भी अलग अलग है, मटेरियल भी अलग अलग है। आप उन दोनों को पढ़िए। ये दोनों चीज़ बिल्कुल कंप्लीट करिए जो मैंने आपको लास्ट स्ट्रेटजी बताई थी। अब दोस्तों, जो इस वाले पार्ट में जो स्ट्रेटजी, नेक्स्ट स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी दोस्तों इंग्लिश के पार्ट को है। इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इंग्लिश के लगभग 20 क्वेश्चंस आते हैं। और दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल इसलिए रह जाते हैं क्योंकि ये 20 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन करवा तो नहीं सकते, लेकिन सिलेक्शन से बाहर जरूर करा सकते हैं। और ये 20 क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेटजिक वे में करेंगे ना, आप निकाल लेंगे। इसलिए दोस्तों, जो भी आपको इंग्लिश पढ़ाई गई है जिनके द्वारा, वही आप उन्हीं से सुनते हैं पूरा स्ट्रेटजी को लेकर के कि क्या उनका स्ट्रेटजी है, किस तरह उन्होंने पढ़ाया है और आपको कहाँ से देखना है। क्योंकि देखिए, जो भी पढ़ाया तो है वो तो आपको जो दिया गया है वो ठीक है, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा समय, इस समय आप कहाँ से कवर कर सकते हैं। तो मैं आपको भी बता दूँ, एक्स्ट्रा आप लगभग जो UPSC के अदर एग्ज़ाम होते हैं, CAPF हो गया, CDS हो गया है, और इन सब से काफ़ी क्वेश्चन उठाए जाते हैं, आप इन सब चीज़ों से उसको कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह ही पूरी की पूरी स्ट्रेटजी आती रहेगी। अभी इंग्लिश की, उसके बाद आपकी मैथ और अदर वीडियोस आएंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल जुड़े रहिए और इसी तरह तैयारी करते रहिए। अगर तैयारी आपकी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी इसी तरह से फॉलो करिए और मेरा विश्वास मान के चलिए। जिस तरह से मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, बिल्कुल फोकस होकर अगर आप करते चलेंगे, विश्वास मानिए आप अपने आप को बहुत आगे पाएंगे। क्योंकि ये दौर बहुत कठिन है। इस दौर में आपको खुद को भी संभालना है, अपने परिवार को भी संभालना है और जॉब भी पानी है। दोस्तों, ये मौका बार बार नहीं मिलता है, इसलिए अगर मिला है तो अगर अभी से स्ट्रेटजी वे में तैयारी करेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, अब सुनते हैं इंग्लिश की स्ट्रेटजी को लेकर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग, जो हमारा एग्जाम है इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का, EPFO का, उसमें हमारा जो सिलेबस था या जो हमने आपको बताया है, जो हमारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे आपके। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो स्ट्रेटजीज क्या है इसके एग्जाम को क्रैक करने की, और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी आता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस है हमारे जो रिटन एग्जाम में, जो हमारा प्री का एग्जाम होता है, उसमें जो हमारे लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स थे, लास्ट ईयर में जो एग्जाम्स हुए हैं, उनमें से इंग्लिश के क्वेश्चंस कितने लगभग आते हैं, कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। और ये इस एग्जाम्स के बाद में जो आपका जितना अच्छा स्कोर आप इस पीरी के जो एग्जाम्स, रिटन एग्जाम्स में करेंगे इंटरव्यू में, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी स्ट्रेटजी क्या है, कि किस तरीके से हमको इसको तैयार करना है, और भी अन्य किस सोर्सेस से हमें चीजों को उठाना है, और कहां से हमें चीजें और भी प्रिपेयर करनी है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिया गया है जो हमारा सिलेबस था। देखिए, सिलेबस में क्या है कि जो हमारा यूपीएससी का EPFO का जो एग्जाम है, उसमें जो गाइडलाइन थी या जो सिलेबस दिया गया था, तो उसमें देखिए लिखा गया है, द सिलेबस ऑफ द टेस्ट ब्रॉडली कंप्राइजेस द फॉलोइंग टॉपिक्स। जनरल इंग्लिश में लिखा, टू इवेल्युएट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक ऑफिसर बनने के लिए भाषा का जानना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को बाइलिंगुअल होना बहुत जरूरी, बाइलिंगुअल तो कम से कम होना चाहिए। फिर उसके बाद वो पॉलीग्लॉट हो, या उसको कई सारी भाषाएं आए, 3 या 4 या 5, जितनी भी भाषाएं आती है, उसके लिए वो बहुत बेहतर होगा। तो इसमें सिलेबस के बारे में देखिए, सिर्फ इतना उसने बोला कि टू इवेलुएट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। मतलब इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो ये कोई सिलेबस, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है,
ये हमारा एक तरह का लैंग्वेज है, और लैंग्वेज बहुत अनलिमिटेड होती है। देखा जाए तो आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते तो उसके वोकैबुलरी आने चाहिए, उसके ग्रामर के रूल्स आने चाहिए, उसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये एक तरह का सब्जेक्ट नहीं है, ये लैंग्वेज है जिसको आपको सीखनी होगी, आपको इसको बेहतर बनाना होगा। और वैसे भी आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ लैंग्वेजेस बेहतर तरीके से, खासकर इंग्लिश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें आनी चाहिए। तो देखिए सिलेबस में वैसे तो इसमें कुछ नहीं लिखा, अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल, वर्ड्स का मतलब इसी वजह से वोकैबुलरी का जो सेक्शन है वो पूछ लिया जाता है। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश का मतलब क्या है कि अंग्रेजी को आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ने का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, या जो भी किसी भी फॉर्मेट में उसको पूछा जाएगा। वोकैबुलरी को सेंटेंसेस में यूज करके पूछा जाता है। तो उसी के सेंस में ये देखिए आपका सिलेबस दिया गया है। अब इसमें तो कुछ समझ में नहीं आता कि सिलेबस में क्या है, किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, तो हम आपको ये चीज बताते हैं। चलिए अभी देखिए आगे देखते हैं। अब जो हमारा देखिए लास्ट ईयर जो लास्ट एग्जाम हुआ था हमारा 2017 में, तो उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो देखिए हमारे 120 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेड होते हैं। हालांकि एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है कि उनका 20-25 या जो भी रेशियो रहता है 20 तो आपको मिलेंगे। और ये 20 का मतलब क्या है, ऐसा नहीं, इग्नोर नहीं करना है कि कई बार ऐसा सोचते कि नहीं लैंग्वेज है, देख लेंगे, हो जाएगी, हम इधर का उधर कर लेंगे। देखिए एक बात है, एक पेपर में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सेट करना या उनमें नंबर आपको चाहिए। कई बार हमें सामान्य जानकारी के हिसाब से भी अंग्रेजी के क्वेश्चंस या लैंग्वेज में क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आप एक तरीके से अच्छी तैयारी कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन पूछे गए थे सिनोनिम और एंटोनिम्स के कितने, 6। तो इसमें 3+3 हो सकता है, या कभी कभार 2-4 हो सकता है, या ये जरूरी नहीं, कभी कभार फ्लक्चुएट कर सकता है। और उसके बाद में जो स्पॉटिंग एरर है, अब स्पॉटिंग एरर के 3 क्वेश्चन थे। स्पॉटिंग एरर का मतलब यह है कि ग्रामर का जो है पोर्शन, जो ग्रामर का पोर्शन है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये है आपका स्पॉटिंग एरर है। तो ग्रामर में क्या है, वन वर्ड्स जो है वो कितने क्वेश्चन थे आपके, 2 क्वेश्चन थे। फिल इन द ब्लैंक्स जो 7 क्वेश्चंस थे उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि आपके टॉपिक्स जो है वो आपके प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन हो गया, उसका कंजंक्शन हो गया जैसे, तो ये कंजंक्शन, और उसके बाद में फ्रेजल वर्ब हो गया जैसे। तो जो फ्रेजल वर्ब है या प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है, कभी कभार देखिए जो वर्ब के फॉर्मेट होते हैं, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, आई मीन टू से टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस का जो है वो ज्यादातर, वैसे सबसे ज्यादा जो है वो आपका फ्रेजल वर्ब जो है क्वेश्चन में पूछा गया था। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है आपका, ये आपका ग्रामर के पोर्शंस में आ जाता है। लेकिन कभी कभार ये वोकैब के भी, जैसे होमोफोन्स हो गया या एक अच्छी वोकैबुलरी के सेंस में पूछा जा सकता है। उसके बाद में इडियम्स एंड फ्रेजेस का सबसे ज्यादा चलन है आजकल। इडियम्स और फ्रेजेस भी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कई बार प्रोवर्ब भी पूछे जाते हैं, इडियम्स और फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं। तो इनका एक मिला जुला, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारे एग्जाम में जो भी सिनोनिम और एंटोनिम्स हैं वो सारे के सारे आपके सेंटेंस में यूज करके पूछे जाते हैं। जब किसी भी एग्जाम में कोई भी वर्ड डायरेक्ट पूछा जाता है तो उसमें इतना कॉन्फिडेंट या उतना ज्यादा समझ में नहीं आता। जब किसी भी शब्द को हम सेंटेंस में यूज करते हैं ना तो वो हमें ज्यादा समझ में आता है। इसी वजह से ये हमारे एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा है। स्पॉटिंग एरर का छोड़ दीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो एक लंबा सा सेंटेंस होता है, उसका जो एक टेक्निकल या वर्ड्स आपको बताना होता है। और फिल इन द ब्लैंक्स में जो 7 या 8 क्वेश्चन जो भी आएंगे आपके ग्रामर के रहेंगे। और उसके बाद में इडियम्स और फ्रेजेस के 2 क्वेश्चन जो हमने सिलेबस में आपको ग्रामर के लिए, इसी वजह से मैंने 80 गोल्डन रूल्स थे वो मैंने आपको बताए थे। उसमें जितने भी बेहतर तरीके की, देखिए ऐसा है कि ग्रामर या जो भी है वोकैबुलरी बहुत ब्रॉड चीजें होती है, लेकिन एक सटीक तरीके से, इतना बेहतर तरीके से मैंने आपको ये चीजें दी थी जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि जो ग्रामर था वो 80 रूल्स उसमें थे, बहुत ही 80 गोल्डन रूल्स वो मैंने बताए थे आपको। और उसके बाद से जो सिनोनिम मैंने बताया था आपको, सिनोनिम में मैंने 100 से भी ज्यादा आपको अच्छे क्वेश्चन जो हमारे लीगल वोकैबुलरी है, या जो देखिए वोकैबुलरी का क्या है, एक जो एग्जाम है ना वो एग्जाम हमारे एक पैटर्न के हिसाब से होना चाहिए कि किस एग्जाम में किस तरह की वोकैबुलरी पूछी जाती। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह से वोकैबुलरी उठा के आपको दे दी जाए। तो ये मेरा एक आइडिया था, एक मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैंने बताया था आपको। एंटोनिम्स में भी मैंने सबसे लास्ट में काफी क्वेश्चन करवाए, मोर देन
150 होगा, कम से कम 150 से ज्यादा मैंने करवाए थे। उसके बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले वोकैबुलरी में मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही करवाया था, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। 150 से अबव या 100 120 से अबव ही होगा ये कम से कम। उसके बाद में इडियम्स और फ्रेजेस भी बहुत ही मेरा फेवरेट होता है, या तो मैंने इसमें भी मोर देन 100 मैंने वर्ड्स मतलब इडियम्स और फ्रेजेस करवाए थे। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, कई बार कई लोगों के कमेंट्स या कई लोगों ने मुझसे पूछा या बोला कि इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं, या अब मैं कहां से भी तैयारी करूं या किस तरह की तैयारी करूं जो मुझे बेहतर हो सके। तो मैंने जो आपको बताया उसको बहुत उम्दा है, आप उसी चीज को पहले तरीके से देख लीजिए या पूरी तरीके से देख लीजिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बहुत ही उम्दा इंफॉर्मेशन है, उससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सकती है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अलावा जो पेपर आपके जो ईपीएफओ के हैं वो लास्ट ईयर के पेपर आप सॉल्व करिए। उसके बाद में क्या करेंगे, जो यूपीएससी से जो एग्जाम होता है आपका सीएपीएफ वाला, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का जो असिस्टेंट कमांडेंट का जो पेपर होता है, उसमें क्या करेंगे आप, उसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक आपका जीएस का सेक्शन पहला पेपर होगा, दूसरा पेपर जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करेंगे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 50 क्वेश्चंस मतलब 50 नंबर का या जो भी है नंबर के अकॉर्डिंग नहीं है, ये आपका 50 क्वेश्चंस में क्या, शुरू में आपको ए से मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, ए से मिलेगा, ए से के बाद में प्रेसी मिलेगा, जैसे प्रेसी के बाद में पैसेज वगैरह आ जाते हैं या कंप्रहेंशन आ जाता है। उसके बाद में इस वाले पेपर में लास्ट में आपको 15 या 15 प्लस हो सकते हैं ग्रामर के क्वेश्चन, ग्रामर और या वोकैबुलरी के क्वेश्चन मिलेंगे, ग्रामर या वोकैबुलरी के क्वेश्चन मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा इन लोगों को बताता हूं कि अगर आपको किसी भी तरीके का एग्जाम देना हो, लाइक ईपीएफओ या यूपीएससी का सीएपीएफ या जिसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है, आपको वोकैबुलरी ढूंढना है और ग्रामर के रूल्स, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स कुछ भी हो, वो सारे के सारे आप ये वाले एग्जाम से आप लेके ये लास्ट ईयर के पेपर ढूंढिए। यूपीएससी की जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो होता है, एसी के लिए होता है, उसमें जो इंग्लिश आती है आप उसमें ऐसे और पैसी का जो कॉलम छोड़ दीजिए, सबसे लास्ट में जाएंगे, लास्ट के 15 या 20 क्वेश्चंस ग्रामर के होते हैं ना, उससे आप कॉपी करिए। उस सारे के सारे पेपर जितने भी आपको कहीं से भी मिलते हैं उनको आप अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से उसकी तैयारी करिए। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा सुपरहिट फॉर्मूला है दोस्तों। आप जब इस चीज को करेंगे और एग्जाम जब भी होगा आपका और जब भी एग्जाम देंगे, आप इस लेक्चर को जरूर याद करेंगे कि सर ने मुझे इस चीज के बारे में ऐसा कुछ बताया था। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, आपके लिए आप इस चीज को थोड़ा सा गौर करें, और जो भी गौर करेगा दोस्तों उसका फायदा जरूर होगा। तो ये स्ट्रेटजी थी आपको कुछ बताने की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।